अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है क्वेटा में। क्वेटा एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर आ गया है। पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ जिसमें बताया जाता है कि 11 अफराद ज़ख्मी जबकि 4 जाँ बहक हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने भी कबूल नहीं की, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशत गर्दी अपनी जगह बना रही है। सियासी बहरान मौजूद है, माशी बहरान मौजूद है, तनाव का सा माहौल है, लेकिन इस जानिब अभी तवज्जो नहीं दी जा रही। खैर, आज एक और मामला पेश आया पार्लियामेंट हाउस में। आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब का इनेकाद किया गया जहां पर नॉन मेंबर्स ने भी शिरकत की और गुफ्तगू की गई। आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की, बिलावल भुट्टो ने भी की। इस पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, पीजे मीर सर, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब। जावेद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। आप ये बता दें कि 1973 के आइन की गोल्डन जुबली है, क्या आज का आइन महफूज है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आइन महफूज है और उसको महफूज करके रख दिया गया है। लेकिन फ़ैसला एक हुआ है कि इस आइन पे हमने अमल नहीं करना। आइन को हमने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना है। और आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, कॉन्ट्राडिक्शन तो इस बात पे है कि ये आइन जब 90 डेज़ इलेक्शन की बात करता है तो हमें उसके लिए लॉजिक नज़र आ रही है। जो नज़रिया ज़रूरत दफन हो चुका था, आज हमें नए सिरे से उसे रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत महसूस हो रही है और हम हर वो हेला बहाना तलाश कर रहे हैं जिससे किसी तरीके से हम इलेक्शन से मफरूरी हासिल कर सकें। चाहे वो आइन सच्चा है या झूठा है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। और बदकिस्मती ये है, जिसकी तरफ आपने पहले बात की, कि जो मुल्क में अफरा तफरी है, बुनियादी तौर पर उसकी मेन वजह यह है कि हमारी हुकूमत आइन से निकलना चाह रही है। उसकी मेन वजह यही है। देखो, जब आप आइन से निकल रहे होते हैं तो फिर मसाइल ही आपके पास खड़े हो जाते हैं। आपको उन मसाइल से लड़ने के लिए हीले बहानों की ज़रूरत होती है। कभी आपको अदलिया से लड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी आपको इलेक्शन कमीशन को इम्तिहान में डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, और कभी आपको ब्यूरोक्रेट्स को संभालना मुश्किल हो जाता है। कभी आपको आइन से इमीडिएट पार्लियामानी रवायात के अगेंस्ट उसकी डिस्कशन के बगैर अपोजिशन के करारदादे पास करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये वो मसाइल हैं जब आप आइन से निकलते हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से सियासी तौर पे खलफचार भी है। क्योंकि इमरान खान तो क्लेम करता है कि मैंने अगर असम्बलियाँ तोड़ी थी तो मैंने आइन को सामने रख के तोड़ा था कि 18वीं तरमीम के तहत कोई गुंजाइश नहीं बचती किसी के पास इलेक्शन के अलावा। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें तो गुंजाइश ही चाहिए, हमने इलेक्शन नहीं कराने, किसी सूरत में नहीं कराने, चाहे हमें सुबह दोपहर शाम पार्लियामेंट में तरह तरह की करारदादें पास करनी पड़ जाएं। जिस तरह अभी हम पास कर रहे हैं, अभी इलेक्शन कमीशन कह रहा है मेरे पास पावर नहीं है, पहले तारीखें मांगते थे। तो बुनियादी तौर पे सिर्फ एक बात, बुनियादी तौर पे हम सबको अगर इकट्ठा रहना है, इकट्ठा चलना है, मुल्क को आगे लेके चलना है, तो आइन पे अमल करना होगा। ठीक है। इफ्तिखार साहब, ये आपको भी मालूम है कि अगर 1973 के आइन का सहरा किसी को जाता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और आज ही के दिन जब आसिफ अली जरदारी साहब ने गुफ्तगू की तो वो ये कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत से राज हैं, बहुत सी बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ और बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी गुफ्तगू की, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बात की, साहबका ने, वो अंडर ओथ हैं। शुक्र है कि उन्होंने उस ओथ का एहतराम किया और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और ये करनी चाहिए। और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि 1973 का आइन पीपल्स पार्टी ने बनाया था। 1973 का आइन उस वक़्त की सियासी क़यादतों ने बनाया था, और ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान बिखर चुका था और बहुत बुरे हालात थे, इक़्तिसादी भी, सियासी भी। और जो सियासी पार्टियां थी उनके दरमियान खिंचाव भी बहुत था, क्योंकि जो इंतखाबी अमल से गुज़र के आए थे 1970 के इंतखाबी अमल से, तो उसमें बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिसमें ज़ातियात भी इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन उन लोगों को सलाम करने को जी करता है, उनकी अज़मत को और उनकी सियासत पर अबूर को, और उन्होंने आने वाले कल की खातर अपने ज़ाती इख्तलाफात को भुलाया और एक ऐसा आइन ड्राफ्ट किया
और इस आइन पर 4 महीने बहस हुई। जो सबसे खूबसूरत बात है कि 4 महीने एक एक क्लास, जो कहते हैं आर्टिकल 1 या आर्टिकल 2 आर्टिकल, एक एक क्लास पे बहस हुई और 4 महीने लगे इस बहस में। इसमें कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया, लेकिन ये आइन जो है ये इसको इसलिए खूबसूरती है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का इसमें इनपुट है। और ये आज हम 50 साल के बाद हम खुश हैं कि हमारे पास एक आइन है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि यही फेडरेशन को इकट्ठा रख सकता है। और इसमें तरीक़ाकार का तयन कर दिया गया है कि फेडरेशन को इकट्ठा कैसे रखना है। फेडरेशन के दरमियान अख्तियारात की तकसीम का भी फ़ैसला इसमें हो चुका है, और वही बड़ी अहम चीज़ थी, वो बहुत अहम चीज़ थी कि पाकिस्तान के 4 सूबों के दरमियान बसने वाले लोगों के साथ बाहमी राब्ता क्या होगा, वो आइन है। और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने इस आइन को बनते देखा। और मुझे खुशी है कि ये आइन बदतरीन आमरों को भी मजबूर करने पर, ये बदतरीन आमरों को भी मजबूर कर पड़ा कि वो इसको फेंक नहीं सके, इसकी जगह नया आइन नहीं ला सके। इसमें इसकी जो शक्ल है बुनियादी पार्लिमानी जमहूरियत की, उसको तब्दील नहीं कर सके। बड़ी ख्वाहिश थी उनकी कि इस मुल्क के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत को भी ख़त्म कर दिया जाए, और उसके लिए बहुत सारे रास्ते भी ढूंढे गए। लेकिन इस आइन की खूबसूरती, इसकी ड्राफ्टिंग और इस पे जो लोगों का इनपुट है, मियां महमूद अली कसूरी ने शुरू किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, दैन हफीज़ पिरज़ादा ने ये काम संभाला, और बाकी पार्टियों की बाकायदा इसमें मेंबरशिप थी जो कमेटी फॉर्म की गई थी आइन के लिए। ठीक है। तो मैं समझ अमल हो रहा है वैसे? बिल्कुल मैं समझता हूँ सर, ये एक नई कि बहस है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये कामयाबी है पाकिस्तान के सियासतदानों की और तमाम सूबों के सियासतदानों की, और आई सल्यूट टू देम, दे डिड द बेस्ट थिंग इन द लाइफ। नवीद चौधरी साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शरीक हुए और उन्होंने भी यही कहा जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि अल्लाह के बाद आइन का साया ही हमारे ऊपर है, लेकिन उनकी शिरकत को मुतनाज़ा भी बनाया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चीज़ें तो बहुत सारी पोलिटिसाइज हो गई हैं। बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ी बात कर दी कि 3 आमिर 20 साल प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में साजिशी किरदार बैठे हैं। नाम नहीं लिया लेकिन बात क्लियर कर दी, वो तो बात होती रहेगी। काजी फाइज साहब वो शख्स हैं कि जिनको गिराने के लिए पूरी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ISI, जुडिशरी में बैठे लोगों ने पूरा जोर लगाया, पूरी PTI और उसके इत्तेहादी जमातों ने जोर लगाया, MQM वगैरह भी साथ थे। वो मर्द आहन की तरह डटे रहे, पाकिस्तान की बार काउंसिल्स उनके पीछे खड़ी रहीं, और उनके जो सारे फैसले हैं वो भी आप उठा के देख लें, बुनियादी हकूक़ पर ही वो फोकस करते हैं और आइन की जो ट्रू स्पिरिट है उसको वो बयान करते हैं। और आज भी उन्होंने यही कहा है कि यहाँ जो सियासी गुफ्तगू है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे दस्तूर साज कन्वेंशन के लिए बुलाया गया था, उस वाले से मैं तकरीर करूँगा। और ये बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने वहाँ वजाहत कर दी। जहाँ तक तनकीद की बात है वो तो खैर करते रहेंगे। हमारे यहाँ तो बात यह है कि ये जो आइन बन गया है, इस आइन की हर बंदा अपनी तशरीह करता है। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है ना, जजेस कहते हैं कि बादशाह हम है, जनरल कहते हैं बादशाह हम है, लड़ाई तो ये होती रही ना। अरशाद हसन खान आता है तो वो कहता है जनरल मुशर्रफ को कि भाई यूँ करो कि तुम्हें मैं इख्तियार देता हूँ, पूरे का पूरा आइन बदल लो। आप अंदाज़ा लगाएं, और इस मुल्क में जिंदा है वो, और पता नहीं महफिल में शिरकत करता फिर रहा है। शर्फ से भी डूब मरता, बाद में वजाहत दे रहा था कि मैं क्या करता, और मैं तो डूब मरता, इस्तीफा दे देता तू। उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक आया, पाकिस्तान के जो रजील 3 हुक्मरानों में से एक था वो, उसने 58(2) भी मुतारफ़ करा दी ताकि आइन की रूह ख़त्म कर दें। आप अंदाज़ा करें किस किस के जुल्म इस मुल्क के साथ होते रहे। जब उसको ख़त्म किया गया तो जस्टिस सज्जाद अली शाह को आगे कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट ने कि वो साथ क्रिएट करे। ये इस मुल्क के साथ हो रहा है। अब आइन रीराइट किया जा रहा है। आइन रीराइट करने का मफहूम जो है इसको गौर से समझा करें, रीराइट नहीं हो रहा, आइन सबोताज किया जा रहा है। वहीं बैठे लोग कह रहे हैं जिसकी ये तशरीह होगी, ये तशरीह होगी, ये तशरीह होगी, भी कैसे हो सकती है? आइन तो आइन है, 18वीं तरमीम है। एक आदमी कहे कि मैंने मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना है, मैंने फसाद क्रिएट करना है, वो मुंह से कह रहा है, छुपा नहीं रहा। वो कह रहा है मैंने फसाद पैदा करना है, मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा। ये तो नवाज शरीफ कह रहा है। एक सेकंड जरा, एक मिनट, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं नवाज शरीफ की आप जानते नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं। आप माफ कीजिए, इमरान खान मुसल्लत आपके ज़हन पर आपकी सोच भी हुई है, आप सोच रहे हैं यार हम नहीं जानते भाई, आपको पता ही नहीं किसी बात का, बिला वजह नवाज शरीफ ने ये बात बिला वजह कूद रहे हैं आप। आपसे मैंने कहा, मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे बात की है, आप इमरान खान जैसा रवैया अपना रहे हैं मेरे साथ। आपके सामने कोई नवाज शरीफ नहीं बैठा हुआ, अगर आप इमरान खान हैं तो आगे जवाब देने वाले बैठे हैं, माफ कीजिएगा।
आगे जवाब देने वाले बैठे हुए हैं। आप नवाज शरीफ ना समझेंगे, नवाज शरीफ या नून लीग का शरीफ आदमी मैं तो इसलिए कह रहा हूं नवाज शरीफ कह रहा हूं भाई, हम तो इमरान खान के सरप्रस्तों को जवाब देने वाले लोग हैं। हम तो उनसे नहीं घबराए, इमरान खान के सोनतकारों से हम नहीं घबराए, आपसे क्या घबराएंगे? आप मुझे क्या समझा रहे हैं? नहीं, आप मुझे क्या समझा रहे हैं? आप मुझे क्या समझा रहे हैं? मैं तो वो बात कर रहा हूं। नवाज शरीफ वाला मामला कहां से बीच में आ गया? वो कह रहा है कि मेरे फिनिश जो दुनिया के हर फोरम पे जाके कह रहा है पाकिस्तान करप्ट मुल्क है, वो दुनिया के हर फोरम पे जाके कह रहा है कि हमारे यहाँ से दहशतगर्दी होती है, वो आदमी मुल्क के अंदर फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसने सीपैक बंद करा दिया, जिस बंदे ने कश्मीर सरेंडर कर दिया अपने सहूलतकारों के साथ मिलकर, जिसने IMF से एग्रीमेंट किया। तो आप बात कर रहे हैं कि जी वो असेंबलियां तोड़ दी, अब इलेक्शन करा दो। तुम्हारी मर्जी पर चलाना पाकिस्तान हमने, अब आएंगे मैंने आपसे फिर कहा, ये आपके सामने कोई नून लीग नहीं बैठा हुआ, माफ कीजिएगा, तो ना कराएं इलेक्शन होंगे, इलेक्शन भी होंगे, ये हारेगा भी और चीखेगा भी, ये शोर भी मचाएगा कि मेरे साथ साथी है, वो भी इलेक्शन भी होंगे। क्वेश्चन वाज दिस, जावेद साहब, please do not क्वेश्चन interrupt. अपना को खत्म, व्हाट यू से अबाउट ये जो 85वीं सालगिरह में दो बेहतरीन फिक्रें है आज के इसको। बाद मैं जो यहाँ करारदादें मंजूर हुई, मैं रिट्रेड करता हूँ, मैं बतौर पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हूँ। आइन को उसकी रूह के मुताबिक चलाया जाएगा, किसी इदारे को इख्तियार नहीं है कि उसकी मनमानी तशरीह करे, जिन्होंने की है उनको कानून के दायरे में लाना होगा, मेरा ये मुतालबा इजाफी है। ठीक है। और पीजे सर, अब आप बता दें, आइन की गोल्डन जुबली के मौके पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये चल रहा है तो आज मना रहे हैं ना, अगर ये नहीं होता तो नहीं मनाते। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमें इस चीज़ को एंड द पीपल, एंड दिस इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ठीक है। अब ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, होंगे, होते रहेंगे। द क्वेश्चन इज़ कि हमने बदकिस्मती ये हो गई है, मैं PDM की बात करूँगा, कि इन्होंने जो मूव किया है, मेरा ख्याल है PTI भी उसको मूव करता, बट PTI वॉज नॉट इन द असेंबली। इमरान, he made a blunder of going out of the parliament. He should have stayed in the parliament and he should have countered it. Roads पे countering नहीं होती, आप पार्लियामेंट के अंदर काउंटरिंग करें, एंड दैट विल बी व्हाट वी कॉल अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है। इसके अंदर एक और बात भी ऐड करना चाह रही हूँ, वो ये कि आज जो मुश्तरका इजलास था उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मंजूरी के लिए पेश किया गया था। तारड़ साहब ने ये पेश किया और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि जो सदर पाकिस्तान है उनको एक पार्टी का किरदार अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि देखें ये क्रिटिसिज्म होती रहेगी, वो 10 दिन के बाद वो बिल खुद बन जाएगा, दोबारा भी जाएगा, अभी करके कर देंगे, वो 10 दिन के बाद हो जाएगा, खत्म होगी बात। और ये भी आईनी तौर पे, और ये भी आईनी में लिखा हुआ है, वो ये रुकावट आए होगा तो इस रुकावट को तो कैसे वो प्रेसिडेंट की एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, पार्लियामेंट की अपनी है। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। यहाँ हमने चीज़ एक देखनी है कि आर वी ऑन द राइट पाथ। तो जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि देखें, PDM ने ये जो मूव किया है, आई विश कि कंप्लीट पार्लियामेंट होती, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होती पाकिस्तान की, और उसके अंदर फुल पार्लियामेंट बैठ के ये कहती वी डोंट एग्री। आई बेट यू ये PTI भी करती और बाकी पार्टीज भी करती, लेकिन हाफ के अंदर एक हमने डिबेट खोल दी है। अब ये जो डिबेट खुली है, दिस इज, जो कई लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, नो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इट इज समथिंग व्हिच इज डिबेटेबल। सो दिस डिबेट विल बी कैरिड ऑन। ये अब जब लॉ बन जाएगा उसके आगे आप देखें, ये डेवलपिंग स्टोरी है। बट लेट मी टेल यू कि आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उस वक्त 71 का कॉन्स्टिट्यूशन बांग्लादेश का भी बन रहा था, पाकिस्तान का भी, वेस्ट पाकिस्तान का भी बन रहा था। तो इट टुक टाइम, वी मेड इट एंड बांग्लादेश मेड इट, सो वी वेंट अप। द क्वेश्चन इज फेलियर। फेलियर कहाँ आया? इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। That was the failure, not the constitution. So हम constitution को please side पे रखें, let's not debate on that and let's work on the actual merits of the constitution. ठीक है सर, बात यही है कि दस्तूर में ही मुल्क की है। खैर, सेनेट में भी आज इंतखाबात को एक दिन कराने का जो करारदाद है वो मंजूर कर ली गई है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। सेनेट में तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन पर कराने की करारदाद मंजूर कर ली गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार होना चाहिए। जबकि आसिफ अली जरदारी का अगर मैं हवाला दूं तो उन्होंने भी मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है अपोजिशन को। साथ ही साथ इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि अगर इंतखाबात एक ही वक्त पर होंगे तो जो हमारे मुल्क का इस वक्त माशी हालात बने हुए हैं उनसे निपटने में कुछ आसानी हो जाएगी या कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो नवीद चौधरी साहब, आप मुझे ये बता दें कि बहुत देर से नहीं याद आया इलेक्शन कमीशन को ये बात कहना? इलेक्शन कमीशन ने इस पर प्रोटेस्ट पहले भी किया था, अब तहरीरी सूरत में उसने भेज दी है। देखें, इससे बड़ी कितनी जाती और क्या हो सकती है कि एक इलेक्शन हो रहा है,
इलेक्शन के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जा रहे हैं, उनको जहाँ ले जाया गया वो लोकेशन ट्रेस हो गई, वहाँ कौन कौन से वज़रा मौजूद थे उनका पता लग गया, एक खातून बशीर थी वो मौजूद थी उनका पता लग गया, सारी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड होकर सामने आ गई, कोई उसमें राज नहीं रहा। होता ना कि 19-20 का फ़र्क फलाना। अच्छा, उसमें लोकल इदारों से लेकर इलेक्शन कमीशन तक और अदालत उज़्मा, अदालत आलिया सब के इल्म में था क्या मामला हो रहा है। उसके बाद ज़ाहिर कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि ये ना ग्रेव किस्म की जो खिलाफवर्जियाँ होती हैं उसमें फिर रुका नहीं जाता। आप अंदाज़ा करें कि जब वो बंदे ट्रेस हो गए और उनको सजा दी जानी थी, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा सारा केस ही खत्म। ओ भाई, ये इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है तमाशा? कोई आइन रीड कर रहा है, कोई कह रहा है जी गद्दारी ने आप शिकाई उड़ाते हैं जैसी, खत्म है अंग्रेज जमाने का, नवा लैके आवांगे हूँ। पीटीआई के केसेस आ गए हैं, जो केस आ रहा है उसमें इतना फैसले जो गरीब हो रहे हैं। हर आदमी दूसरे का इख्तियार रहने के चक्करों में है। जिसको बैज लगे हुए वो कहता मैं बादशाह हूँ, अब जिसके बाद थोड़ा वो कह रहा मैं बादशाह हूँ, मर्जिल से सजदान कहता मैं बादशाह हूँ, कार्टर्स वाले कहते हैं बादशाह तो हूँ मैं, जब चाहे मुल्क को घुमा दें जैसे मर्जी। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? इलेक्शन कमीशन ने तुझे कहा है कि भाई अगर इलेक्शन कराना हमारा इख्तियार है, और मैं आपको एक बात बता दूँ, आज एक चीज़ नोट करके रखिएगा, आइन जो होता है इसमें शिकें तो बहुत होती हैं। एक होती है इसका आइन का आइनी स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट भी इसे कहते हैं, सारी चीज़ें उसके मुताबिक चलती हैं। अब आइन में ये लिखा है कि जी जो बंदा कत्ल करे उसको फांसी दे दो। आप ये देखे बगैर ही कि इसने किन हालात में कैसे किया है, इससे हुआ भी है कि नहीं हुआ, सबको लड़काना शुरू कर देंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या है, इलेक्शन के हवाले से बड़ी स्कीम वाज़ेह है। जब आइन साहबों ने देखा कि अलग इलेक्शन कराने से एक रुकावट पैदा होती है और उससे मुल्क के अंदर जो वफाकी निज़ाम है और जो इकाइयाँ हैं बाकी सूबाई, उनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो उन्होंने इस तरह का अहतमाम किया कि जो 3 दिन का मार्जिन था 77 तक रहा, उसको भी क्लोज करके वो 1 दिन पे ले आए। इलेक्शन कहीं अगर देखें ना, भारत जैसा बड़ा मुल्क इलेक्शन होते रहते हैं, उसमें कोई हर्ज भी नहीं होता। पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान में सूरत हाल मकसद इलेक्शन कराना नहीं है। एक साहब कह रहे हैं कि अगर हमें 2 तय एक सिरे से ना मिली तो मैं रिजल्ट नहीं मानने, पहले ऐलान कर दिया उन्होंने। तो यहाँ इलेक्शन कराना मकसद नहीं है। यहाँ मफहूम ये है कि किसी तरीके के साथ ऐसी इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए कि जिससे 2018 वाला दौर वापस आ जाए, वही वाले लोग फिर आ जाएं, वही एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएं, वही अदलिया में तो खैर बैठे हुए हैं अभी भी, बाकी जगह पर वही आ जाए और वही मौज मेला शुरू हो जाए। तो ये है इसका बुनियादी मकसद। ठीक है। दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि आपने पिछले 4 साल के दौरान जो कुछ किया है उसका बोझ तो हमसे अब तक उठाया नहीं जा रहा। अफरा तफरी का अगर आपको मौका दे दिया तो उसके बाद मुल्क कौन बचाएगा? ये उनका मौक़िफ़ है, दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ है। हाँ जी। अब ये उसमें एक गेम चल रही है। अगर आप आइन की तशरीह कर रहे हैं तो आप आइन की जो रूह है उससे बाहर नहीं जा सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर बात खत्म करता हूँ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने एक बात की, बड़े लर्नड आदमी हैं। उन्होंने कहा कि बात यह है कि सबसे पहले हम ये देख लें, जब अगर बेंच बैठ ही गया नौर के लिए ना, पहले हम देख तो ये लें कि भाई जब ये असेंबली टूटी हैं दोनों, KP और पंजाब असेंबली टूट गई, हम मानते हैं कि एक दफ़ा टूट गई। अब हम ये देखें कि इसको आईनी तरीके से तोड़ा गया है या नहीं तोड़ा गया, पहले इसका जायजा ले लें। ये एक सवाल उन्होंने किया था। ये क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट। सर, एक डेडलाइन आज भी पूरी हो रही है और वो थी कि अदालत की जानिब से हुकूमत को दी गई थी कि फंड्स आपको रिलीज़ करने हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। तो इस पर आप क्या कहते हैं पीजे सर? देखें, इसहाक डार ने तो टेबल कर दिया कि भाई दे नीड द फंड्स, विच इज़ फाइन। अब आगे हम देखते हैं कि फ़ंड्स कितने आपको एलोकेट होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तो पहले कह दिया कि इफ़ द आर्मी इज़ बिज़ी इन टेररिज्म, फाइटिंग टेररिज्म, तो आपके 2 और भी आर्म्स हैं, आपका नेवी है, एयरफोर्स है, उनके जो आप कह लो कि जो रिसोर्सेज हैं दे कैन बी यूटिलाइज। सो लेट्स वेट एंड सी ऑन दैट। लेकिन देखें, हम जब PDM की बात करते हैं, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, मेरा एक और इस वक्त है PDM का एक आप कह लो कि कॉनोटेशन, वो है कि P से मैं कहता हूँ पब्लिक लूजिंग ट्रस्ट, D से मैं कहता हूँ डिस्ट्रस्ट अमंग्स दी पॉलिटिकल पार्टीज, एंड M से मैं कहता हूँ मिसट्रस्ट अमंग्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये जो PDM हमने दूसरा तैयार कर लिया है ना, ये आपके ओवरराइड कर रहा है दूसरे PDM को। सो हाउ डू यू फाइट दिस? हम तनकीद कर देते हैं इदारों पे, ABCD, इदारे सब मजबूत हैं। हिंदुस्तान में यही इदारे हैं जो इंडिपेंडेंट पे उनको मिले थे, उनके चल रहे हैं, हमारे नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? बिकॉज हमारे अपने ही सियासतदान जो हैं अक्रॉस द बोर्ड, नॉट नेमिंग वन पार्टी और 2 और 3, वी ऑलवेज ट्राई एंड अमेंड। हम हेडोकिज्म पे चलते हैं। कब आपका DC का सिस्टम होता है, आप नाज़िम लेके आ जाते हैं।
नाजिम होता है, आप दूसरा सिस्टम लेके आ जाते हैं। हम अपने सिस्टम्स के साथ वो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, और इन दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल ओवर। लोकल बॉडीज़ का हाल देखो, जो जिसके ऊपर आपका सियासी एक प्लेटफॉर्म बनता है, योर लोकल बॉडीज इज लिटरली नोवेयर, लिटरली। अब आप ये सारे शोर करते हैं जी कंटिन्यूटी, और भाई ये चल रहा था पिछला, ये जो लोकल बॉडीज़ का, ये क्या वजह थी कि आपने इसको तोड़ दिया? भाई क्यों तोड़ा? कहीं ना कहीं तो कंटिन्यूटी दिखाओ ना, आपने नहीं दिखाई। तो मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि नुकसान, ये जो हमारे फॉल्ट लाइंस हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है, ये हमारे में, वी आर द डिफॉल्टर्स। तो इसको हम जब तक ठीक नहीं करेंगे, ये जो डिबेट है दूसरी, ये बिल्कुल मीनिंगलेस डिबेट हो जाती है सारी। इफ्तिखार साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने आज बज़ाहिर तो लगता है कि पेशकश की है अपोजिशन को कि आए बैठें और बात करें, क्या ऐसा है? इसमें बुरी बात क्या है? अरे देखें ना, कोई तलवारों से या तीरों से या तोपों से या बंदूकों से तो मसला नहीं पॉलिटिकल हल होता ना। नेवर। और ना ऐसे होता है कि आप जत्थेबंदी करें और जत्थों को ले जाएं और अदारों के ऊपर चढ़ाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को तो, आप तो मेरे ख्याल आपकी तो उम्र ही इतनी नहीं है। हमने 1970 का इंतखाब भी देखा है, दोनों सूबों में, मशरक़ी पाकिस्तान में भी और मगरबी पाकिस्तान में, और जो वोटों का टर्न आउट था वो कमाल था। और याद रखिएगा, आज के मुकाबले में उस वक्त के लोगों के पास अब भी इतनी तालीम और शऊर नहीं था, लेकिन नज़रियात थे, फाइट हुई, घबराया कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि तबाही होने लगी है। 77 में, ये मेरे दोस्त बैठे हैं नवी चौधरी साहब मौजूद हैं, इस किस्म का क्राइसिस था जो 4 महीने चला, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई में फिर क्या हुआ? ये बात हुई कि लेट अस सिट डाउन, लेकिन इट वाज टू लेट, इट वाज टू लेट। और उसमें भी के खिलाफ राय था। अजहर खान मरहूम और बेगम नसीम अली मरहूम ने इत्तफाक नहीं किया पाकिस्तान नेशनल अलायंस की क़यादत से डायलॉग के लिए, और उन्होंने इसको इनकार कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये उनका एक पॉलिटिकल स्टांस था, ठीक, लेकिन मेजॉरिटी ने यह तय किया कि हमें जाना चाहिए। प्रोफेसर गफूर साहब गए, नवाब नुसरत खान साहब गए, कौसनैर साहब बैठे, हफीज़ फिज़ा बैठे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बैठे, और डायलॉग शुरू हुआ। तो डायलॉग तो ऐसी चीज़ है जिसके बगैर बात नहीं बनेगी। एब्सोल्युटली। और उसमें शर्त नहीं मानी गई थी। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, PNA ने कहा था कि हम इन इंतखाबात को नहीं मानते, इन इंतखाबात के नताइज को वापस लिया जाए और नए इलेक्शंस की डेट दी जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसा नहीं किया। उसने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया बाकायदा तौर पर, और सूबाई असम्बलियों के इजलास भी बुलाए। तो शराइत के बगैर डायलॉग होना चाहिए, यही जमहूरियत की खूबी है। जमहूरियत में और आमरीत में फ़र्क यही है कि आमरीत में आमर जो होता है वो डायलॉग नहीं करना चाहता, वो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, और जमहूरियत की खूबी है कि जो इख्तलाफ है होता है और चलता है। ये इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है, उसने बड़े बेसिक क्वेश्चन उठा दिए हैं। उसने कहा कि ये आइनी तौर पर जिम्मेदारी मेरी है कि मैंने इलेक्शन करवाने हैं। और याद रखिएगा, ये तीनों दोस्त जो मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त, ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की नहीं जिम्मेदारी। कल कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एक, तमाम पटिशन जो होंगी वो होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, सुप्रीम कोर्ट में तो अपील में आएंगी जब कोई फैसला हो जाएगा। 2, तीसरा बात है कि आप एक आइनी इदारे के इख्तियारात कैसे छीन सकते हैं? कल क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करना शुरू कर दे? मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा और ना मैं इसकी हमायत करूंगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जो लेटर लिखा है पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने, वो बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, और आइन में जो लेकुनस हैं वो हमें समझ आ रहे हैं, और बुरी बात नहीं है। दुनिया के जो आइन होते हैं उनमें तब्दीलियाँ होती हैं, तरमीम होती हैं, क्योंकि हालात और वाक़यात से पता लगता है कोताही कहाँ है, खामी कहाँ है। मसलन ये सवाल बहुत दफ़ा हम इस टेबल पे करते हैं कि जब खुद चीफ इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक रात को 3 लोगों ने एक ऐसा अमल किया जो गलत था, कहा उस गलत अमल की सज़ा जो है वो पीजे के पास के खिलाफ है, गलत नहीं। जो पीजे के पास जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि आइन के खिलाफ
करने वालों के साथ क्या करना है। तो ठीक। देखे ना, उस पर अमल नहीं हुआ, तो अब देखना पड़ेगा कि उसमें क्या नया आर्टिकल को डाला जाए, जो आर्टिकल 6 है ABC, क्या उसमें D भी डाला जाए। तो चीज़ें सीखने के लिए होती हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि डायलॉग जा रहा है, और आई एम फॉर द डायलॉग। इमरान खान शुड हैव नॉट बाइकॉटेड द असेंबली। ठीक है इफ्तिखार लेकिन अब साहब, सेनेट में मौजूद है ना, इसीलिए और तो उन्होंने कहते हैं। सेनेट में देखें, उन्होंने सेनेट में वोट डाला है पिछले दिनों, 16 वोट थे उनके, जी, बाकी जी, ने जी। वोट नहीं। आज उन्होंने बाइकॉट किया। दिस इज व्हाट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज, ठीक। एंड मैं एज ए शहरी वेलकम करूंगा कि अगर इस बात को अंडरस्टैंड वो करें। और बिल्कुल जहाँ तक है दावत देने की बात, यार क्यों भूल जाते हैं हम इस आदमी को जिसको आप बुरा कहते हो, शहबाज शरीफ को। इसने तो कहा था आओ बैठ के हम एक ऐसा मुआहदा करते हैं जो इक़्तिसादियात के हवाले से। जावेद साहब, आप मुझे ये बता दें कि आज जो बिल पेश किया गया वो ये तादाद जो मंजूर हुई कि तमाम असम्बलियों में इंतखाबात एक साथ एक ही वक्त पर करवाए जाएँ, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखो, इलेक्शन तो होने नहीं है, ये बात तय है, क्योंकि इफ्तिखार साहब हों या इरफान कादर साहब हों, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र, उन्होंने तो बरमला कह दिया कि आपने जो करना कर लें, इलेक्शन नहीं होना। किसने कहा? कब? इरफान कादर साहब ने। तो मेरा नाम उन्होंने ऐसे ले दिया। दूसरी आई एम चीज़, फॉर डेमोक्रेसी, आई एम फॉर आप इलेक्शन। कभी आइन के साथ होते हैं, कभी डेमोक्रेसी के साथ होते हैं। एक ही चीज़ वो है पहले ना। एक जगह रुक जाए ना आप। अच्छा, ठीक है? मैंने- आप पहले फैसला कर लें, मैं क्योंकि दो- पाकिस्तान में जो जमहूरियत, आइन और कानून अब सिर्फ ताकतवर लोगों की बिसाखियों के सहारे पे है। इसका अपना कोई रोल नहीं रहा। 71 में अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप फेल ना होती तो ये वाकया भी ना होता। आज भी वही मामलात हैं। बदकिस्मती क्या है, हम इस आइन को उठाकर फिर रहे हैं और ढोल बजाकर तमाशे कर रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं कि ये आइन है, ये बड़ा मुकद्दम है, ये पार्लियामेंट बड़ी मुकद्दम है। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि आप 2 असम्बलियां डिसॉल्व हुई नहीं है, हो चुकी हैं। आप किस किस्म की पॉलिटिकल लीडरशिप हो कि आप अपना मसला नहीं हल कर सकते? कभी आप सहारा सुप्रीम कोर्ट का ले रहे हो, कभी आप इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर रहे हो, कभी किसी को इस्तेमाल कर रहे हो, कभी कहते हो पैसे नहीं है, 9500 अरब का बजट है और 21 अरब आपके पास नहीं है, और आपने तमाशा लगाया हुआ पूरे मुल्क के अंदर, और फिर कहते हो कि हमने आइन पे अमल करना है, पार्लिमानी जमहूरियत। आज जितनी तकरीरें हुई हैं, मैं इफ्तिखार साहब से सवाल करता हूं। इफ्तिखार साहब ने 5 दिन पहले एक सवाल रेज किया था कि इलेक्शन के अलावा भी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मैं आज क्वेश्चन करता हूं, मेरे किस पॉलिटिकल लीडर्स ने हमारे बेसिक मसाइल के बारे में बात की है, जो आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करता है? किसने बात की है? इन सब ने आज क्या बात की है? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओ खुदा का वास्ता, हमने इमरान खान से कुछ नहीं लेना, हमने सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं लेना। मेरे मुल्क को सीधा करो। इस मुल्क में जो अफरा तफरी मची हुई है, इसको खत्म करो। जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में टकरे मार रहे हैं, इसको खत्म करो। जो मईशत मेल्ट डाउन हो चुकी है, इसको दुरुस्त करो। उसकी तरफ आप बात नहीं करते हो। आपके पास रो पिट के सिर्फ एक ही बात है, लंदन से शुरू होते हैं इस पार्लियामेंट तक एक बात है, इमरान खान को यूं करना है, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया, चीफ जस्टिस से हमने टकराव करना, चीफ जस्टिस ने ये किया, चीफ जस्टिस 3 बंदों की चीफ जस्टिस। और भाई वो एक बंदा भी है ना, तो वो चीफ जस्टिस है, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। वो एक अदारा है। जिस तरह आप अपने पार्लियामेंट, जिसमें आज आपके पास इवन 50% लोग हैं जिसके आप तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हो, जहां आप 24 करोड़ लोगों की कोई बात नहीं करते हो। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। या पिछले आप 2 हफ्तों की प्रोसीडिंग्स उठा के देख लें, पाकिस्तान के अवाम की कोई बात हुई हो सिवाय एक बात के कि इलेक्शन से यूं भागना है, इस तरफ को भागना है, इस तरफ को टकरे मारना है, उस तरफ को। और खुदा का खौफ खाओ, अगर 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन जितनी तगोदो के साथ बना था, आप उसी से कुछ सीख लो। उसी से अगर आप जावेद सीख साहब, लो तो आपको रास्ता निकल यही आएगा। बात तो हुकूमत की जानिब से भी सामने रखी जा रही है। जो मुआशी हालात हैं और जो सिक्योरिटी के हालात हैं, वो इस वक्त इजाज़त नहीं देते कि इंतखाबात पहले एक असम्बली में करवाए जाएं और उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी या चौथी, या फिर किस तरह करवाए जाएं। वो तो बैठ इसी के के हल लिए करना है ना। सर बात यही है कि मुआशी बहरान मुल्क में मौजूद है, और इस पर हमने करनी है बात एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ी माशी बहरान का सामना कर रहा है, और इत्तेहादी हुकूमत को भी 1 साल हो गया है, यानी मौजूदा हुकूमत को 1 साल हो गया है, और
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से भी कहा गया कि एक वाइट पेपर जारी किया जाएगा जिसमें मौजूदा हुकूमत की कमियां और कोताहियां हैं उनकी निशानदही की जाएगी। लेकिन सवाल तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी पैदा होता है कि आपने जितना वक्त गुजारा उसमें आपने पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या किया, उनको क्या फराहम किया। तो मैं चाहूँगी जावेद साहब आप ये बता दें कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है, क्या किया जाए कि सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएँ? देखो मनीषे, ये जो हुक्मरान हैं ये पिछले 35 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, इनको सबको पता है, उनको मेरी या इस पैनल की एडवाइजेस की ज़रूरत नहीं है। असल इशू ये है कि ये अपने अल्ले तल्लों से निकलें, अपनी नीयतें दुरुस्त करें और इस कौम के बारे में सोचें और पाकिस्तान के बारे में सोचें। बस अगर ये नीयत से ये चीज़ें सोचने शुरू कर दें तो ये जो पॉलिटिकल खलफशार है ये भी ख़त्म कर लेंगे। ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई महीना 2 महीने ऊपर नीचे करने की बात है ना, बैठेंगे तो कर लेंगे। और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इनको सबको पता है कौन सी रिफॉर्म्स करने वाली हैं, किस जगह कैसे इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना है, कैसे आगे मुल्क को आगे लेके जाना। और यही डिमांड IMF कर रहा है, यही आपके दोस्त ममालिक कर रहे हैं कि भाई तुम्हें पता है अपने घर को तुम खुद पहले दुरुस्त करो, पहले अगर खुद दुरुस्त कर लोगे तो फिर हम भी सपोर्ट को आ जाएंगे। ये मसला है सारा। सिर्फ एक बात है, अपने अल्ले तल्लों अपनी ख्वाहिशात से निकलें, इस कौम के बारे में सोचें। इफ्तिखार साहब आपको भी बताऊं कि तारीख़ी कदर में इजाफा हुआ है डॉलर की भी, और शरह सूद की भी शरह में जो इजाफा हुआ है वो भी तारीख़ी है। महंगाई की अगर हफ्तावार बात करूं तो 44.49% रिकॉर्ड की गई है। तो इन चीज़ों में बेहतरी कैसे आएगी? इम्पोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर। अरे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बड़ा सवाल है, मेरा ख्याल है। मैं तो इसको गुजारिश करूँगा कल पे हम ले जाएं, और कल सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होना चाहिए हमारा, क्योंकि इसमें काफ़ी डिबेट की ज़रूरत है हमें करने की और तजावीज़ देने की। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा इसको कल पे पेंडिंग है। इफ्तिखार साहब भी हुकूमती नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अगर कल 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 हुकूमत भी ना करे तो मेरा ख्याल है कि हमारा मुल्क में इस्तेहकाम भी आ जाए, मुआशी भी आ जाए और सियासी भी आ जाए। पीजे सर आप क्या कहेंगे? मैं इत्तेफाक करता हूँ इफ्तिखार से। देखें, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और बल्कि आज ही मेरी गौहर जा से बात हो रही थी कि उन्होंने जो आगे बताया है, आपको पता है 2008 से $6 बिलियन पर ईयर ये हम डेफिसिट पे जा रहे हैं। 18 बिलियन की इंपोर्ट है, 30 बिलियन की एक्सपोर्ट है। इस पर आपने सही कहा, इस पर हम कॉम्प्रिहेंसिव कल बात करेंगे जी। ठीक है, नवीद चौधरी साहब आप क्या कहेंगे कि आप भी इसी कल वाले मौक़िफ़ के ऊपर मौजूद हैं? जी, बहुत सारे चूँकि पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिस्कस होने चाहिए तफसील के साथ, लेकिन एक बात आप याद रखें, हम चलते हैं पिछले साल अप्रैल में, उससे पहले पीछे चले जाएं आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने वो मिला लें, मार्च और अप्रैल। उसमें आप शौकत तरीन के बयानात अगर प्रोड्यूसर साहब के खास के वो निकाल लें जिसमें बता रहे हैं कि हम बैंकरप्ट होने वाले हैं, उसमें इमरान खान साहब के बयानात निकाल लें जिसमें वो कह रहे हैं कि महंगाई तो भी होगी, ये जो है ये तो हो गई, लेकिन आप कौम तैयार हो जाए, इससे भी ज़्यादा आगे आनी है। उसमें आप वो निकाल ले पहलू कि यूनुस ढागा ने क्या कहा था, सेक्रेटरी ख़जाना ने जब माइफ से एग्रीमेंट हुआ था, उसमें आप जनरल कमर जो बाजवा, कोई इन पर एतबार करे ना करे, मेरे भी पसंदीदा नहीं है वो, उन्होंने कहा था कि अप्रैल के अंदर पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था। उसके बाद पूरा जोर लगाया और अभी तक बहुत सारी कुत्ते लगी हुई हैं पाकिस्तान के बाहर और अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, मुश्किलात बहुत बड़ी हैं, हुकूमत की नाकामी भी है। कल कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1 साल कारकर्दगी में हुकूमत ने क्या किया, इस पर हम कल तफसील से बात कर लेंगे। अभी तक जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार साहब आपका भी, नवीद साहब आपका भी और पीजे सर आपका भी। लेकिन गुजारिश यही है हुकूमत से कि आवाम को वो चीज़ें एटलीस्ट मुहैया कर दी जाएँ जो उनकी बुनियादी ज़रूरत की हैं, क्योंकि इस माशी बहरान जो इस वक्त पैदा हुआ है उसमें इसी आवाम का जीना दूभर हुआ है। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।